दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरा एक ट्रैक है जहां पर ये ए बी सी डी ई एफ सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये वाला जो गैप है वो सब 12 मीटर दिया हुआ है। पार्टिकल टी इक्वल्स टू 0 पे अपना मोशन को चालू कर रहा है, कहीं पर बोला हुआ नहीं है जो कि वो रेस्ट से चालू कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने एक अननोन इनिशियल वेलोसिटी u ले लिया। ये बोला हुआ जो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर ये पार्टिकल जो है वो b पर पहुंचता है और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर ये पार्टिकल जो है वो हमारा c पर पहुंचता है। तो सवाल ये है जो u कितना था इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कितना था वो कांस्टेंट एज्यूम करना, उसका वैल्यू हमें निकालना है और कितना टाइम पे वो हमारा f को क्रॉस करेगा, कैलकुलेटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, तो AB वाला डिस्टेंस को मैं एक बार के लिए S ले लेता हूं। S 12 मीटर मुझे मालूम है, लेकिन पहले मैं जनरल इक्वेशन लिख डालता हूं, राइट। सो A से B का सफर के बारे में अगर मैं बात करूं तो S इज इक्वल्स टू U T1 प्लस हाफ A इंटू T1 स्क्वायर। T1 जो है वो मेरा है 2 सेकेंड। और अगर मैं A से C पूरा का पूरा जर्नी के बारे में बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2s, दैट विल बी इक्वल्स टू u t2 प्लस हाफ a t2 स्क्वायर, जहां पे t2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ये मेरे पास ये क्या आ गया, दो इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए मेरे पास क्या आ जाएगा, u और a का वैल्यू जो मुझे एक्चुअल में चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्या है। 12 इज इक्वल्स टू 2u और t1 का वैल्यू है 2, सो ये हो जाएगा मेरे पास 2a। तो पहला इक्वेशन जो मेरे पास आ जाएगा वो है u प्लस a इज इक्वल्स टू 6, और दूसरा t2 जो है वो है मेरा 3। तो उसको अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 24 3u 9a बाई 2। तो 3 से इसको पूरे को डिवाइड कर दो तो 8 इज इक्वल्स टू u प्लस 3a बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 2u प्लस 3a इज इक्वल्स टू 16। सो ये है मेरा दो इक्वेशन। और इन दोनों को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहता हूं तो पहले वाला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2u प्लस 2a कितना हो गया 12, 2u प्लस 3a कितना हो गया 16। सो a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a को अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो u मेरे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, वो हमें अलग से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। a जो हो जाएगा दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों लगभग हम क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो तो कर ही चुके हैं। बस हमें लास्ट में कैलकुलेट करना है ये हमारा f तक में कितना टाइम लगेगा। तो 1 2 3 4 5 ये 5 गैप्स है, हर एक गैप जो है वो हमारा है 12 मीटर का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा है 60 मीटर। सो लेट टाइम टेकन टू रीच f इज इक्वल्स टू t। तो 60 इज इक्वल्स टू ut। u मेरे पास कितना है 2 प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू कितना है 4 इंटू टी स्क्वायर। सो 60 इज इक्वल्स टू 2t प्लस 2t स्क्वायर। तो अगर मैं 2 से अब डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा
टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा टी प्लस 6 इंटू टी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 5 सेकेंड के इक्वल। t का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पे पार्टिकल जो है वो मेरा f पर पहुंच जाएगा। एंड काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूं थोड़ा एक एक करके। ये क्वेश्चन बेसिकली ये सारे के सारे हमेशा जब भी मेरा सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो होते हैं, ठीक है। अब वीडियो लेक्चर में मेरा ये पॉसिबिलिटी तो कभी होती नहीं है जो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दूं और फिर मैं वेट करूं। तुम लोगों को हर क्वेश्चन में जैसे बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारा काम यह है जो वीडियो को पॉज करो और फिर पॉज करके खुद ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखो। डायरेक्टली अगर सॉल्यूशन देख लोगे तो उतना ज्यादा बेनिफिट डेफिनेटली तुम्हारा नहीं होने वाला है। ओके, सॉरी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है? A man reaches late to a station. एक स्टेशन पे बंदा लेट पहुंचा by few seconds। कुछ सेकंड के लिए बंदा लेट हुआ है। अच्छा, बंदा जो है वो ईमानदार बंदा है, ठीक है। यानी ट्रेन एक बार चालू हो जाएगा तो उस पर वो नहीं चढ़ेगा। ट्रेन एक बार चालू हो जाएगा, वरना बहुत सारे लोग दौड़ते दौड़ते भी ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी नहीं चल रही है तो बंदा एकदम ईमानदार है। ट्रेन जरा सा भी चालू हुई वो बंदा नहीं चढ़ने वाला है ट्रेन पे, ठीक है। अच्छा, तो ट्रेन जो हो गया वो लेट हुआ तो मिस हो गया भाई। बंदा दुखी है, स्टेशन पे बैठा हुआ है और सामने से देख रहा है ट्रेन जाते हुए। The second last bogie crosses, जो सेकंड लास्ट बॉगी है, ठीक है, सॉरी, crosses him in time that is equals to 3 seconds। जो सेकंड लास्ट बॉगी है वो उसको क्रॉस करके जा रहा है 3 सेकंड में। यानी बंदा यहां पर खड़ा है, बॉगी का फ्रंट एंड हिट किया, पूरा बॉगी क्रॉस किया और वो घटना होने में 3 सेकंड है। एंड द लास्ट वन क्रॉसेस हिम इन 2 सेकंड। और लास्ट वाला जो है वो क्रॉस करने में उसको टाइम कितना लगता है? 2 सेकंड लगता है, ठीक है। समझ में आया? तो सवाल ये है, कैलकुलेट द टाइम बाय विच ही इज लेट। एज्यूम U is equals to 0 of train, यानी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से खुलते हैं तब U 0 होता है, जो कि ऑब्वियस बात है। एंड एक्सीलरेशन टू बी कांस्टेंट, ठीक है। एक बार ट्राई किया जाए इस क्वेश्चन को। ओके, देखो, हर बॉगी आइडेंटिकल डायमेंशन का है, वो तो जेन्युइन असम्पशन है। ये है लास्ट का 2 बॉगी, दोनों बॉगी के बीच का जो गैप है वो मैं प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर रहा हूं, यानी दोनों बॉगी प्रैक्टिकली सटे हुए हैं। ये दोनों बॉगी जो है उसका लेंथ है L।
ये लास्ट वाला बॉगी जब बंदे के साथ सेम लाइन पर आया, मान लो उसको मैं बोल देता हूं t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। ट्रेन काफी देर पहले ही चलना चालू किया है, जिस कारण पे ऑब्वियसली बॉगी का एक इनिशियल वेलोसिटी u तो डेफिनेटली डेवलप हो चुका है। बॉगी का एक इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो डेफिनेटली उसमें डेवलप हो चुका है। ये वाला रियर एंड हिट करता है t इक्वल्स टू कितना 3 सेकेंड पे, और ये वाला रियर एंड हिट करता है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। यानी इसके बाद और 2 सेकेंड लगेगा, यानी जहां से वो स्टॉप वॉच को चालू किया है 3 सेकेंड में पहला बॉगी क्रॉस कर जाता है और 5 सेकेंड में दूसरा वाला बॉगी क्रॉस करके ट्रेन पूरी तरीके से बंदे को पार करके निकल जाएगा। राइट? तो ट्रेन जो है पहला 3 सेकेंड में डिस्प्लेस हुआ है द लेंथ ऑफ बॉगी जितना, और 2 सेकेंड में और 2 सेकेंड में ये और डिस्प्लेसमेंट एल दिया है। राइट? सो मैं सेकेंड लास्ट बॉगी के बारे में अगर सोचता हूं तो सेकेंड लास्ट बॉगी के बारे में सोचते हुए मैं जो इक्वेशन लिख सकता हूं वो है L इज इक्वल्स टू ut, t है मेरा 3 सेकेंड प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, यानी मेरे पास आ जाएगा L इज इक्वल्स टू 3u प्लस 9a/2। ये पहला बॉगी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सेकेंड लास्ट बॉगी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये लिख सकता हूं। राइट? समझ में आया? जो लास्ट बॉगी का पॉइंट ऑफ व्यू है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेन का जो हुआ है दैट इज डेफिनेटली 12। सो 12 विल बी इक्वल्स टू 5u प्लस हाफ a इंटू 5 स्क्वायर, यानी 12 इक्वल्स टू 5u प्लस 25a/2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। राइट? आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। राइट? सो दोस्तों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट्स सी। इन दोनों इक्वेशन से देखो, लेंथ ऑफ द बॉगी के बारे में तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ बॉगीज के बारे में भी हम नहीं जानते हैं, तो L मुझे काफी ज्यादा यूजलेस डेटा नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं L को एलिमिनेट करने का ट्राई करूंगा। तो L को मैंने जैसे ही एलिमिनेट किया तो दोस्तों ध्यान देना, 6u प्लस 18a/2 इज इक्वल्स टू 5u प्लस 25a/2। तो मेरे पास u आ जाएगा 7a/2। u और a के बीच में एक रिलेशन जो है वो हमारा आ चुका है यहां पर। बट u डेवलप क्यों हुआ है? देखो, ट्रेन जो है जब वो सेकेंड लास्ट बॉगी को देख रहा है, वो सेकेंड लास्ट बॉगी को देखने के कारण, यानी उससे थोड़ी देर पहले ही उसका ट्रेन जो है वो डेफिनेटली चालू हो चुकी है। तो T0 टाइम अगर पहले वो चालू हुई है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो मेन चीज कह सकता हूं, जो लेट ही इज लेट बाय T0 सेकेंड्स। अगर बंदा जो है वो T0 सेकेंड से लेट होता है तो सिंपल सी बात है, U जो डेवलप हुआ है वो डेवलप हुआ है ओवर द टाइम ऑफ T0। जहां पर उसने सेकेंड बॉगी को देखा उतने टाइम पहले ही तो हमारा टाइम वो ट्रेन चालू हो चुकी है, क्योंकि पहला तो वो सेकेंड बॉगी देख पाया है। सो u इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इंटू T0। ट्रेन T0 टाइम पहले चलना चालू किया था उसके खड़े होने के। सो u इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इंटू T0। सो
7a/2 is equals to 80 a is gone, so t0 मेरे पास आ जाएगा 3.5 सेकेंड। तो बंदा जो है वो 3.5 सेकेंड से लेट हुआ था, इसलिए उसका ट्रेन मिस हो गया है। इतना सेकेंड लेट होने पे कोई ट्रेन नहीं मिस करता है, ठीक है, वो तो आराम से पकड़ ही लेता। आखिर बंदा ईमानदार है। सो t0 जो है वो है मेरा 3.5 सेकेंड। एंड आई होप ये वाला पॉइंट हमें पूरी तरीके से समझ में आया है, राइट? किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को अप्रोच करना है वो भी समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन काफी हद तक हमारा सिमिलर प्रोफाइल का है। तो चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दो। हमारा ड्रैग रेस हो रहा है, तो ड्रैग रेस में दो पैरेलल ट्रैक बनाया हुआ है। गाड़ी में जो है उसको स्ट्रेट लाइन पे ही चलना पड़ेगा। गाड़ियां जो है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये है मेरा यहां पर फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, नाउ क्या है, जो कार ए है वो एक्सीलरेशन A1 से चालू किया और जो कार बी है वो हमारा एक्सीलरेशन A2 से चालू किया। दोनों कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हमारा फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन देता रहेगा, बीच में छोटा ट्रैक है, राइट? ओके, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो ऑब्वियस सी बात है A जीत जाएंगे। ए कार जो है वो डेफिनेटली हमारी जीतेगी और कार बी जो है वो हमारी हार जाएगी। दोनों का कार का जो यू है वो हम 0 लेंगे। गाड़ियां रेस से चालू हो रही है क्योंकि ऑब्वियस अजम्पशन है। अब क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, कार ए finishes the race t time before B। गाड़ी बी के टी टाइम पहले कार ए जो है वो अपना रेस को खत्म कर डालता है। कार ए हैज अ स्पीड V more than B at finishing line। फिनिशिंग लाइन पे जो हमारा कार ए का स्पीड था और जो कार बी का स्पीड था, ए का स्पीड जो है वो हमारा बी से V अमाउंट से ज्यादा था, तो 80 टाइम पहले अपना रेस को खत्म कर डालता है, राइट? और फिनिशिंग लाइन पे ए का स्पीड बी के स्पीड से V अमाउंट से ज्यादा था। तो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट V equals to अंडर रूट A1 A2 into T। Prove that V equals to अंडर रूट A1 A2 into T। ये रिलेशन हमें यहां पर प्रूफ करना है, तो हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, लेट्स सी। ओके, ट्रैक का जो लेंथ है वो लेंथ है मान लो S। ट्रैक का जो लेंथ है वो लेंथ है मान लो S, ठीक है। अच्छा, कार ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वहां पर खत्म कर रहा है A1 से, तो मान लो फिनिशिंग लाइन पे इसका टाइम था T1 और फिनिशिंग लाइन में पहुंचने में B को टाइम लगा T2, ठीक है। तो पहली बात तो यह है जो T2 माइनस T1 जो है वो हमें दे रखा है T, और
कार ए का फिनिशिंग लाइन पे स्पीड था मान लो V1 और कार बी का फिनिशिंग लाइन पे स्पीड था मान लो V2। सो V1 माइनस V2 मेरे ख्याल से दे रखा है V। ओके अच्छा, यहां पर हमारे पास VT दोनों वेरिएबल्स है। दोनों गाड़ी के लिए सेम जो है वो केवल और केवल S होने वाला है। सो डेफिनेटली हम V इक्वल्स टू U प्लस AT ये वाला इक्वेशन का इस्तेमाल करने से परहेज करेंगे, क्योंकि यहां पर दोनों गाड़ी के लिए कॉमन चीजें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों ध्यान दो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1? क्या मैं लिख सकता हूं S1 S इज इक्वल्स टू हाफ A1 T1 स्क्वायर और S इक्वल्स टू हाफ A2 T2 स्क्वायर? मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जी हां, डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो क्या मैं T1 का वैल्यू यहां से लिख सकता हूं अंडर रूट 2S बाई A1? जी हां। और क्या मैं T2 का वैल्यू लिख सकता हूं अंडर रूट 2S बाई A2? जी हां, बिल्कुल लिख सकता हूं। सो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T, तो अंडर रूट 2S बाई A2 माइनस अंडर रूट 2S बाई A1 दैट इज इक्वल्स टू T। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। ओके, ना दूसरा, ये S डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी हुआ है V1। सो क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1S? यानी मैं क्या लिख सकता हूं, जो V1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2A1 इंटू S? जी हां, बिल्कुल। एंड सिमिलरली फॉर कार बी अगर हम बातचीत करें, क्या हम लिख सकते हैं V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A2 इंटू S? तो V2 मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ट्वाइस A2 इंटू S। सो अब अगर क्या दिया हुआ है V1 माइनस V2 इक्वल्स टू V, तो मैं करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख सकता हूं या नहीं? अंडर रूट 2A1 इंटू S माइनस अंडर रूट 2A2 इंटू S दैट इज इक्वल्स टू V। मानते हो या नहीं मानते हो? नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत समझ में आया है या नहीं आया है? सो ये पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो अब अगर हमें जो चीज प्रूफ करना है उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें, सिंपली एक काम करो, मल्टीप्लाई this equation by रूट ओवर A1 A2। ये वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो रूट ओवर A1 A2। तो अगर हम ध्यान दें, रूट ओवर A1 A2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो A2 A2 कटेगा, तो पहला वाला टर्म क्या बनेगा? रूट ओवर 2A1S। ये वाले पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो A1 A1 कटेगा, तो क्या बनेगा? एंड दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर A1 A2 इंटू T। बट ये वाला चीज का वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, वो V है। तो सिंपली ये हमारा है इक्वेशन नंबर 3। तो 2 और 3 को अगर हम कंपेयर करें तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं V जो है
that is under root a1 a2 into t. I hope this question is perfectly understood. तो लास्ट हम लोग अब और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इस चीज के ऊपर काफी प्रैक्टिस मेरे ख्याल से हम लोगों का हो चुका है। ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ढंग से ध्यान दो। एक कार है C1 और दूसरा एक कार है C2। जो C2 है वो हमारा रेस्ट पे है, C2 जो है वो हमारा रेस्ट पे है। एट t इक्वल्स टू 0 C1 ओवरटेक्स C2। C1 जो है उसका स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में? और ये हमारा कांस्टेंट स्पीड से ही आगे बढ़ने वाली है, ये हमारा कांस्टेंट स्पीड से ही आगे बढ़ने वाली है, राइट। नाउ अब अगर मैं C2 के बारे में बात करूं तो C2 के बारे में ध्यान दो। C2 यहां पे तो रेस्ट पे था, ये स्टार्ट्स 2 मिनट आफ्टर ओवरटेक। तो 2 मिनट तक तो वो स्टेशनरी था, राइट। C2 जो स्टार्ट कर रहा है वो हमारा 2 मिनट बाद जो है वो हमारा स्टार्ट करने वाला है। C2 then accelerates uniformly to 90 kilometer per hour and then maintains the speed। उसके बाद वो उस स्पीड को मेंटेन करने वाला है, ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ एट t इज इक्वल्स टू 12 मिनट, 12 मिनट बाद क्या देखा मैंने? C2 is 800 meter ahead of C1, ठीक है। t इक्वल टू 0 वो है जब ओवरटेक हुआ था, 2 मिनट बाद ये चलना चालू किया और 12 मिनट बाद ये ऑब्जर्व किया गया C2 जो है वो 800 मीटर C1 से आगे है। तो सवाल है कैलकुलेट t when C2 overtakes, C2 C1 पे कब ओवरटेक करेगा एंड एक्सीलरेशन ऑफ C2, C2 का एक्सीलरेशन जो है वो हमारा कितना होने वाला है। तो ट्राई करो एक बार सब लोग ये क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ट्राई कर चुके होंगे। नाउ लेट्स सॉल्व। पहली बात तो किलोमीटर पर आवर हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड 90 किलोमीटर पर आवर इज 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, 12 मिनट तक C1 कितना चला है? 12 मिनट तक C1 कितना चला है? ऑब्वियसली बात है 12 मिनट दैट इज इक्वल्स टू 720 सेकेंड। सो
C1 travels 720 into 20 meter, so that will be 14400 meter. तो यहां पर जो है C1 यहां पर टोटल जो है 14.4 किलोमीटर उसने आगे ट्रैवल कर चुका है। तो बट ये बोला है जो 12 मिनट पे C2 जो है वो तो हमारा 800 मीटर आगे आ चुका है, तो C2 travels 14400 plus 800, that is equals to 15200 मीटर। C2 हमारा टोटल ट्रैवल किया है 15200 मीटर इन 12 मिनट्स, जिसके अंदर फर्स्ट 2 मिनट्स वो हमारा रेस्ट पे था, पहला 2 मिनट तो वो रेस्ट पे था। ओके ना, उसके बाद वो एक्सेलरेट किया है फ्रॉम 0 to 25। एक्सेलरेशन मान लो है s, तो 0 से 25 तक उसने अगर एक्सेलरेट किया है तो 0 to 25 मीटर पर सेकेंड का जो एक्सेलरेशन हुआ है उसके लिए टाइम लगेगा डेफिनेटली 25/a सेकेंड। इतना सेकेंड टाइम लगेगा, राइट? तो क्रूजिंग टाइम जो होगा दैट विल बी, टोटल तो 10 मिनट चला है यानी 600 सेकेंड चला है, सो 600 माइनस 25/a सेकेंड, ये क्रूजिंग टाइम है। अच्छा, जिसके दौरान वो एक्सेलरेट किया है, ये वाला S1 में क्या लिख सकता हूं? कैन आई से दिस इज 625/2a, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो u तो हमारा 0 है, v हमारा 25 है, v स्क्वायर इज 625, दैट इज इक्वल्स टू 2a इंटू s। तो एक्सीलरेशन के दौरान इसने इतना मीटर डिस्टेंस कवर किया है, और क्रूजिंग टाइम के दौरान जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 25 इंटू 600 माइनस 25/a। सो जो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है S1 प्लस S2, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये आ जाएगा 15000 माइनस 625/a प्लस 625/2a। समझ में आया? राइट? सो माइनस 625/2a, और ये s जो है वो इक्वल होना चाहिए 15200 के साथ। एंड अगर हम गौर से ध्यान दें, दिस इज इम्पॉसिबल डेटा। तो दोस्तों, ऐसे इम्पॉसिबल डेटा जो है वो भी क्वेश्चन में डेफिनेटली आ सकता है, तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन कभी भी बन सकता है। ये डेटा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेट करने पर साफ साफ हमें मालूम पड़ रहा है जो ये वाला चीज जो भी आएगा वो 15000 से तो डेफिनेटली कम ही आने वाला है, वो 15200 तो हो ही नहीं सकता है।
सो दोस्तों एक बात ध्यान दो, दिस इज एन इम्पॉसिबल डेटा। इस डेटा सेट के में ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां पर जो भी डेटा आना चाहिए वो डेफिनेटली हमारा 1500 से तो कम ही आना चाहिए। तो मान लो एक बार अगर क्वेश्चन फॉर सेक ऑफ क्वेश्चन ये 800 मीटर के बदले टेक इट नाउ एज अ 400 मीटर। अच्छा देखो, बिल्कुल भी सही बात है, ये वाला क्वेश्चन परफेक्टली करेक्ट क्वेश्चन है। यहां पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये पॉसिबल भी हो। क्वेश्चन में डेटा इम्पॉसिबल वाला ऑप्शन डेफिनेटली आ सकता है। तो ये बात पे हमें ध्यान देना है, हमें घबरा बिल्कुल नहीं जाना है। ऐसा क्वेश्चन को देख के हो सकता है उसने जानबूझ के ऐसा डेटा सेट किया है जो कि हमारा कोई वैल्यू आए ही ना। ओके, तो चलो अब 400 मीटर लेके एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहा हूं। तो अगर ये 400 होता तो ये कितना आएगा, 14800। सो हम क्या लिखेंगे, 14800 इज इक्वल्स टू 15000 माइनस 625 बाई 2a। तो 625 बाई 2a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 200। सो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400 बाई 625। तो अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 16। तो इट विल बी 16 बाई 25, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। अच्छा, ये पूछ सकता है जो किस टाइम पे ये ओवरटेक किया है, तो वो टाइम हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, ए का वैल्यू 0.64 हम लोग पहले यहां पर पुट कर दे एक बार, ठीक है। एक बार अगर हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो S1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 625 बाई 2 इंटू 16 बाई 25। बहुत ही गंदा डेटा है, मैं आगे कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है। ये S1 आ जाएगा, पहला डिस्प्लेसमेंट। टाइम t लिख लूंगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 इंटू टी। ये कार 1 का डिस्प्लेसमेंट है। कार 2 का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये S1 प्लस टी माइनस जो ये एक्सीलरेशन का टाइम है, वो एक्सीलरेशन का टाइम तो मेरे पास आ जाएगा, दिस इज 25 बाई 0.64। ये T1 आ जाएगा। उतने टाइम तक वो 25 से चला है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट को हम इक्वेट करेंगे और इक्वेट करते हुए हम टाइम निकाल लेंगे जहां पर वो हमारा गाड़ी दोनों एक जगह पे आने वाली है, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। आई होप तरीका समझ में आ गया होगा। ये S1 है और S2 क्या आएगा, बस लिख दे रहा हूं मैं। S2 आ जाएगा मेरे पास 25 टी माइनस 25 बाई ए, तो 25 बाई 64 यानी 625 बाई 16। ये S2 हो जाएगा। उसके बाद जो काम करना है वो क्या करना है, ध्यान देना। यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 20t, तो मेरे पास आ जाएगा 20t इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। सॉल्व टू गेट t। करने का मन नहीं है मेरा सॉल्व, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है, बट सॉल्व हमें इस तरीके से करना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन हमें यहां पर समझ में आया है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया था, जो इम्पॉसिबल डेटा देख के हमें कभी भी घबराना नहीं है। हो सकता है वो हमारे साथ चतुराई कर रहा है एग्जाम में, ठीक है, डेटा असली में इम्पॉसिबल हो, राइट। दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्या है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसके सॉल्विंग टेक्निक के कारण हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक साइकिल को। एक साइकिल ऑफ मोशन किसको बोलेंगे हम, पार्टिकल
accelerates for time t with acceleration equals to a। पहले टाइम t तक पार्टिकल एक्सेलरेट करे, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनिशियली वो t टाइम तक एक्सेलरेट करे, ठीक है, एंड देन रिटार्ड फॉर टाइम t/2 with retardation equals to a, राइट। इसको हम एक साइकिल बोलेंगे। पहले a से वो एक्सीलरेट करे टाइम t के लिए, फिर वो रिटार्ड करे टाइम t/2 के लिए, राइट। ये एक साइकिल है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एट t इक्वल्स टू 0 u was equals to 0, calculate the distance traveled by particle after n such साइकिल्स। ऐसे n साइकिल्स के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अच्छा, मान लो u अगर 0 हो, ठीक है, u अगर 0 हो, सो पहला जो साइकिल है, पहला जो साइकिल है, उस पहले साइकिल में क्या होगा, पार्टिकल पहले एक्सीलरेट करेगा टाइम t तक, तो उसके दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी हाफ a t स्क्वायर, और जो वो वेलोसिटी अटेन करेगा आफ्टर दैट टाइम t वो हमारा हो जाएगा at। और फिर अब ये रिटार्ड करना चालू करेगा जिसका इनिशियल वेलोसिटी होगा at, ठीक है, और a हम लिखेंगे माइनस a के इक्वल, और टाइम है t/2। सो s2 विल बी at इंटू t/2 माइनस हाफ a t/2 का स्क्वायर। So that will be equals to at square by 2 minus at square by 8, right? So और v जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा at minus at/2, that is at/2, ठीक है, ओके। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू at स्क्वायर बाय 2 प्लस at स्क्वायर बाय 2 माइनस at स्क्वायर बाय 8, that will be equals to 7 at square by 8। ये हमारा पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा आ जाएगा। ये हमारा पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट है पहले साइकिल के बाद, और जो v फाइनल आएगा इस साइकिल के बाद दैट विल बी इक्वल्स टू at/2। और ये जो हमारा v फाइनल होगा दिस विल एक्ट एज इनिशियल वेलोसिटी
ऑफ सेकेंड साइकिल। ये जो है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड साइकिल होगा। ठीक है। अच्छा, कायदे से अब अगले वाले पे क्या करना पड़ेगा? अगले साइकिल में ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा 80/2, फिर ए से एक्सीलरेट करेगा, फिर रिटार्ड करेगा, उसका मैं S3 और S4 कंप्यूट करूं, दोनों को मैं जोड़ूं और दोनों को जोड़ने के बाद सेकेंड साइकिल का डिस्प्लेसमेंट आएगा। अच्छा, सेकेंड साइकिल के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा? देखो 80/2 पहले हमारा पहुंचेगा 380/2 में और फिर वो पहुंचेगा -80/2 में। सॉरी, -80/2 करने के बाद पहुंचेगा 80 में। यानी हर एक साइकिल के बाद इनिशियल जो हमारा वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी 80/2 अमाउंट से बढ़ जाएगा। यानी दोस्तों ध्यान दो, इन ith साइकिल जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा दैट विल बी I-1 इंटू 80/2। पहले इस बात को हम समझने का ट्राई करें। जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू I-1 इंटू 80/2। ये ith साइकिल में इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा देखो, कोई भी दो साइकिल में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो केवल और केवल इनिशियल वेलोसिटी के कारण ही है। बाकी जो एक्सीलरेशन का जो इफेक्ट्स है वो तो हर साइकिल में एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है। यानी A से T तक जाएगा, फिर -A से T/2 तक जाएगा। सो ध्यान देना, जो दो साइकिल में डिफरेंस होगा वो इस इनिशियल वेलोसिटी के कारण ही होगा। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी वाला फैक्टर को 0 करता हर साइकिल में, तो इन दैट केस हर साइकिल में डिस्प्लेसमेंट होता 780/8। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सीलरेशन in each cycle is constant and equal to 780/8। तो हर साइकिल में इतना होता, तो n साइकिल में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 780/8 इंटू n। बट जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का इफेक्ट हर साइकिल में रहेगा फॉर द टाइम t + t/2 दैट इज इक्वल्स टू 3t/2। सो ध्यान देना, जो हमारा ith सर्किल का डिस्प्लेसमेंट है, देखो एक बात समझो, अगर मान लो एक गाड़ी में मैं दो स्पीड को अगर मैं दो पार्ट में तोड़ दूं, ठीक है, v1 + v2, तो v1 के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा v1 इंटू टी, v2 के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा v2 इंटू टी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो v1 + v2 इंटू टी होगा, यानी नेट स्पीड इंटू टी आ जाएगा। यानी यहां पर मैं हर साइकिल को दो तरीके से सोच रहा हूं। एक जो ये एक्सीलरेशन रिटार्डेशन का खेल है उसके कारण तो 780/8 हमारा होगा ही होगा। इसके अलावा हर ith सर्किल का जो वेलोसिटी में डिफरेंस है उस कारण पे 3t/2 टाइम तक एक और डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो दोस्तों ध्यान देना,
जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ith साइकिल आएगा, जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ith साइकिल आएगा, दैट विल बी नथिंग बट 780 स्क्वायर बाई 8 प्लस 3t बाई 2 इंटू I माइनस 1 इंटू 80 बाई 2। 3t बाई 2 टाइम तक इतना कांस्टेंट वेलोसिटी का हमारे पास एक एडिशनल स्पीड है, जिस कारण पे इतने का और डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ये चीज हम एज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, दिस कैन बी रिटन एज 80 स्क्वायर बाई 8। अगर मैं कॉमन ले लूं, यहां पे 80 स्क्वायर बाई 4 आएगा, तो यहां पर तो 7 आ जाएगा, राइट। और यहां पर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू I माइनस 1। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 80 स्क्वायर बाई 8 इंटू 6I प्लस 1। ये ith साइकिल का डिस्प्लेसमेंट है, राइट। कहीं पर भी पीछे आने का कोई सवाल तो पैदा नहीं होता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा L, दैट विल बी 80 स्क्वायर बाई 8 समेशन इंटू 6I प्लस 1, I जहां पर वेरी करेगा 1 से n। ओके, अच्छा, समेशन 1 इज डेफिनेटली n, समेशन 1 इज डेफिनेटली n। तो समेशन 1 अगर हमारे पास n है और 6 इंटू समेशन I, समेशन I मतलब क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, वो हम जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, राइट। सो ये तो 2 कटा, n तो कॉमन बाहर कर दो, n 80 स्क्वायर बाई 8 1 प्लस 3n प्लस 3। तो नेट जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा दैट विल बी 80 स्क्वायर बाई 8 n इंटू 3n प्लस 4। दैट इज द नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n साइकिल्स। मेन फंडा यहां पर यह था इस चीज को आइडेंटिफाई करना, वरना देखो साइकिल बाय साइकिल कैलकुलेट करने में हमारी जान निकल जाएगी। उसके बाद वो ट्रेंड को देख पाना, मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन भयंकर ज्यादा होगा। तो हमने पूरा गेम को क्या कर लिए समझो, जो एक्सीलरेशन वाला फैक्टर था वो तो हर किसी में सेम था, तो उसके कारण जो 780 स्क्वायर बाई 8 का डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो डेफिनेटली हमारा फिक्स है। इसके अलावा हर साइकिल में जो अलग डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3t बाई 2 टाइम के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका हमने कांस्टेंट वेलोसिटी एज्यूम कर लिए, उतना 3t बाई 2 टाइम के कारण एक एडिशनल डिस्प्लेसमेंट आएगा। जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे मैं ये क्वेश्चन को वापस लाने वाला हूं और मैं समझाऊंगा मैं इस तरीके से हमेशा क्यों सोच सकता हूं, बट बिना ग्राफ पढ़े भी ठीक है। एक बार पहले इसको समझो, ये एडिशनल स्पीड जो है वो 3t बाई 2 टाइम के लिए हमारे पास एक्टिव रहेगा। तो वो अगर एक्टिव रहने वाला है तो उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट को हमने जोड़ दिए फॉर जनरल डिस्प्लेसमेंट इन अ साइकिल। ये मेरे पास आ गया 80 स्क्वायर बाई 2 6i प्लस 1, ये ith साइकिल का डिस्प्लेसमेंट है। और फिर उनको मैंने ऐड किया, वो तो मैथ्स है ठीक है, उनको मैंने ऐड करने के बाद मैंने टोटल n साइकिल्स में डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने निकाल दिए दोस्तों। ओके, सो दैट इज मोटे मोटे दौर पे मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एक सबसे बड़ा एग्जांपल आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। हम उस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस और उसके थ्योरी पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके